Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। और आज की इस क्लास के अंदर हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस क्लास में एक नया चैप्टर हमारा शुरू होगा। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2। अगर मैं इसके प्रियम्बल की बात करूं, चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है? चैप्टर बात कर रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में। होता क्या है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना? एक कंपनी को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्या होते हैं रिकॉर्ड्स में, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है, सारे का सारा इसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में, क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं। शेड्यूल्स 3 की बात करेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर। शेड्यूल 3 जो बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता है, ठीक है ना? तो इसमें काफ़ी कुछ हम मतलब ये लगा लो कि हमारा ये कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज एक्ट 2013 में अकाउंट्स वाले चैप्टर का ये एक पार्ट है। इसके अंदर हम अकाउंट्स वाला जो कंपनी लॉ के अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, वही चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। अकाउंट्स वाला चैप्टर ही एक तरह से इसमें क्या है, हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे, अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स जो है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि कौन कौन से सेक्शन इस पे लगते हैं? सेक्शन 128, सेक्शन 129 एंड शेड्यूल 3। ये कंपनीज एक्ट के 3 प्रोविजंस हैं, सेक्शन 128, 129 और शेड्यूल 3, जो रेगुलेट करता है किसी एक कॉर्पोरेट के अकाउंटिंग को, जिसके अंदर हमें बताना होता है कि कौन से रिकॉर्ड एक कंपनी को बनाने पड़ेंगे, कैसे बनाने पड़ेंगे, क्या क्या मैटर उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये सारे का सारा हम इसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले चैप्टर के अंदर समझ के पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अ पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। भाई, क्योंकि जो वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, अगर मैं इनकी बात करूं, इनके ऊपर ये क्या है, इनका कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं होता, इनका कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं होता। बट कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, जिसको टाइम टू टाइम कंपनी के हर एक प्रोविजंस को, उस कंपनी लॉ के प्रोविजन को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, और सारे का सारा ही प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होता है। और उसी में से ही सेक्शन 128, 129, शेड्यूल 3 जो एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें अकाउंटिंग के बारे में बात की गई है। बट अगर मैं बात करूं कंपनी की, कंपनी हैव स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू कीप proper books of accounts and to prepare its final accounts every year in the manner specified in the Companies Act। भाई, कंपनी को क्या करना पड़ता है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, उनकी फाइलिंग करनी पड़ती है, वो कंपनीज एक्ट में बता रखा है। अगर मैं कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, सेक्शन 128 से लेके 138, अगर मैं कंपनीज एक्ट के चैप्टर 9 की बात की जाए, सेक्शन
128 से लेके सेक्शन 138 तक किस चीज के बारे में बात करता है? बात करता है अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में। ये किसके बारे में बात करता है? अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के अकाउंट्स के बारे में बात करता है। और इन सेक्शन के अंदर इंक्लूड क्या होता है? शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, जो कि कब से इफेक्ट हुए थे? 1 अप्रैल 2014 से। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रेड विद रूल्स सेक्शन 128 से लेके 138 तक हम बात करेंगे। एंड रेड विद रूल्स, जो कि रेलेवेंट रूल है, उन रूल्स के बारे में प्रॉपरली हम डिस्कशन करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। समझ आ गई? आगे हमारा टॉपिक आता है सेक्शन 128। सेक्शन 128 की बात करते हैं। सेक्शन 128 का क्या है? सेक्शन 128 सेक्शन 128 सेक्शन 128 कहता है कि कंपनी को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट टू बी रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। कंपनी को कुछ अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये बात करता है सेक्शन 128। बात करता है सेक्शन 128 of the Companies Act 2013 governed that the books of account etc. to be kept by the company as per which every company shall prepare and keep its registered office books of account and other relevant book। भाई कंपनी क्या करेगी? कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी एज पर द कंपनीज एक्ट। और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, मेंटेन या फिर कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे उसको क्या करेगी? मेंटेन भी करेगी। और उसके बाद क्या करेगी? क्या क्या वो रखेगी? कीप एट इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या क्या रखेगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट अफेयर ऑफ द कंपनी। जो क्या करती है? एक कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का जो ट्रू एंड फेयर व्यू देके चलती है। तो वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर रेलेवेंट बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सबको क्या करेगी कंपनी? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेगी, कीप करेगी, कैप्टर रख के चलेगी, पर चलेगी, इंक्लूडिंग ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस इफ एनी, एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। और एक्सप्लेन करेगी कि कहां कहां पर कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या ट्रांजैक्शन हुई है, ब्रांच ऑफिस पे क्या ट्रांजैक्शन हुई है। एंड सच बुक शैल बी केप्ट ऑन एक्रूवल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा और डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम जो है फॉलो किया जाएगा। However, all or any of the books of accounts aforesaid and other paper may be kept such other place in India as the board of director may decide। भाई जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो ये चीजें हैं, ये अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस से दूसरे प्लेस पे भी रखी जा सकती है इंडिया में, अगर क्या करे? हैज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन द कंपनी शैल
अगर कंपनी ने अगर ये डिसीजन लिया है कि भाई कंपनी, अगर बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखी जाएगी, किसी दूसरे प्लेस पे रखी जाएगी इंडिया के अंदर, तो कंपनी क्या करेगी, शैल विद इन 7 डे देयर ऑफ फाइल विद द रजिस्ट्रार, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करेगी राइटिंग में, गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस, फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस। फर्दर द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रेलेवेंट पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सकता है। समझ आ गया यहाँ तक? भाई कंपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी और उसको रखेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे या ब्रांच ऑफिस पे जो भी है, ठीक है ना, उसको। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रेलेवेंट बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, अफेयर्स, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स की पिक्चर दिखा रहे हैं। कंपनी जो है अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकती है अगर बोर्ड डिसीजन ले। अगर बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है तो बोर्ड मीटिंग के 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिटर्न के अंदर किसको फाइल होगा, रजिस्ट्रार को फाइल होगा, और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी क्या कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे वो बात करते हैं। मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी कीप इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे रखा जाएगा। भैया कहना चाह रहा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन असेसेबल इन इंडिया एट ऑल टाइम सो हैज टू यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंस। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप मेंटेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, वो ऑल टाइम क्या होने चाहिए, असेसेबल होने चाहिए इंडिया के अंदर। भाई यूजेबल होने चाहिए, जब यूज करना हो उन बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत हो आप क्या कर सको, एक्सेस कर सको, देख सको। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो भी कमेंस हो रहा है, एवरी कंपनी विच यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an audit log of each change made in the books of account along with the date when such change were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled। भाई क्या कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रही है ना, तो सिर्फ वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करेगी जिसके अंदर क्या हो, ऑडिट ट्रायल को रिकॉर्ड करने का फीचर हो, ऑडिट ट्रायल को रिकॉर्ड करने का फीचर्स हो, और जिससे क्या हो, हर एक ट्रांजेक्शन को आप क्या कर सको, एवरी ट्रांजेक्शन की ऑडिट ट्रायल को रिकॉर्ड कर सको, या जिसमें एडिट लॉग हो। भाई जिससे अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चेंज करना है तो वो चेंज हो सके और साथ के साथ वो डेट के साथ चेंज हो, आपको पता चले कि किस डेट पे आपने ये चेंज किया है ना। तो ये चीजें, ये फीचर होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपका जो ऑडिट ट्रायल हो वो डिसेबल ना हो। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर रेफर अबव शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन the format in which they were originally generated, sent and received, or in the format which shall present accurately the information generated, sent and received, and the information contained in electronic record shall remain complete and unaltered। भाई ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी आप रेलेवेंट बुक्स और पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर रहे हो ना, तो भाई जैसे आपको वो बुक्स ओरिजिनली रिसीव हुई थी आप वही कॉपीज रखोगे, वही पीडीएफ रखोगे, वही चीज रखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आया आपके पास कुछ और था, आपने चेंज करके अल्टर करके वो रख दिया। नहीं, जो आपको रिसीव हुआ एक्यूरेटली वही रखोगे, वही उसको मेंटेन करोगे, उसमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं करोगे। आगे बात करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी अल्टर एंड शैल बी केप्ट इन अ मैनर वेयर इट shall depict what was originally received from the branches। भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर ब्रांच से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है,
आप उसको चेंज नहीं करोगे। ब्रांच ऑफिस से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको चेंज नहीं करोगे, जैसे वो ओरिजिनली ब्रांच से रिसीव हुई है उसको ऐसे ही आप मेंटेन करके यहाँ पर चलोगे। द इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्ले इन अ लेजिबल फॉर्म। भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए एक अच्छी साफ, मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई भी पीडीएफ आपको रिसीव हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको रिसीव हुई है, वो क्या होनी चाहिए, विजिबली होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्रिंट ही बिल्कुल खराब है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज retrieval display printout of electronic record has audit committee if any or board may deem appropriate and such record shall not be disposed or rendered unusable unless permitted by the law। भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपरली स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपरली बैकअप का सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपरली प्रिंट आउट सिस्टम होना चाहिए। भाई प्रिंट आउट होना चाहिए जब जैसा ही बोर्ड को ठीक लगे उस तरह से, और बिना बिना लॉ की परमिशन के बिना आप उन जो भी आपका ये रिकॉर्ड है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, डिस्पोज नहीं करोगे, अनयूजेबल उसको नहीं बोल के चलोगे जब तक कि लॉ आपको परमिट नहीं कर देता। provided that the backup of the books of accounts and other books and paper of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India if any, shall be kept in servers physically located in India on the daily basis। भाई जो कहना चाह रहा है यहाँ पे, जो भी आप बुक्स ऑफ मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर रहे हो या फिर आप किसी आउटसाइड इंडिया में मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसका डेली का बैकअप जो है सर्वर में आप बैकअप करोगे। उसका जो भी सर्वर लोकेट कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, डेली बेसिस पे उसका बैकअप लोगे यहाँ पर चलोगे। अब बात करते हैं नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन। अगर कोई कंपनी अदर देन अगर कोई कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रही है, कैप्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, एज पर द कंपनी अकाउंट रूल नोटिस रिगार्डिंग एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट में बी कैप्ट शैल बी इन एओसी फॉर्म। मतलब बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, डिसीजन लिया जाएगा कि कंपनी जो है अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस किसी दूसरे प्लेस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाह रही है, रखना चाह रही है, तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा और 7 दिन के अंदर अंदर उसके जो नोटिस है किसको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दिया जाएगा। और कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, AOC 5 के अंदर दिया जाएगा। Where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have been comply with the above provision if proper books of account relating to the transaction effective at a branch office are kept at that office and proper summarized return periodically are sent by the branch office to the company at its registered office or other place referred above. The books of account, other books and paper maintained by the company within India shall be open for inspection at a registered office of the company at such other place in India by the director during business hours, and in case of financial information, if any maintained outside India, a copy of such financial information shall be maintained and produced for inspection by the director subject to such condition as may be mentioned below। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर भाई कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहले वाले इस पॉइंट में कहना चाह रहा है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी क्या कहाँ पे मेंटेन कर रही है, ब्रांच ऑफिस में या आउटसाइड इंडिया में मेंटेन कर रही है, ठीक है ना। वो क्या करेगी भाई, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू कोई भी ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच ऑफिस में हुई है, अगर वो ब्रांच ऑफिस में ही उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को रख रही है तो उसकी एक समराइज पीरियोडिकल रिटर्न कहाँ पे भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजी जाएगी और जो ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी रहेगी। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस में, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन होंगे बाय द डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स।
तो ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बात करते हैं। कंडीशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द डायरेक्टर। अगर इंडिया से बाहर कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही थी आउटसाइड इंडिया, तो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कॉपी को मेंटेन किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, डायरेक्टर के इंस्पेक्शन के लिए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। और कैसे किया जाएगा बात करते हैं। The summarized return of the books of accounts of a company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly interval। भाई मान लो इंडिया की कोई ब्रांच, किसी का इंडियन कंपनी की कोई ब्रांच जो है, कहाँ पे है वो, आउटसाइड इंडिया में है, वहां पे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही थी, बन रही थी, है ना। तो उसकी एक समराइज्ड रिटर्न जो है वो कहां पे रखी जाएगी, कोई भी मतलब समराइज रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया, है ना, उसको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंडिया में क्वार्टरली इंटरवल पर। वी शैल बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड केप्ट ओपन टू द डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। और क्या है, डायरेक्टर उसको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड इंडिया is required by the director shall furnish a request to the company setting out the full detail of the financial information and the period for which such information is sought। भाई क्या है, अगर कोई डायरेक्टर, मान लो, वैसे तो देखो क्या है, मान लो इंडिया है, इंडिया की कोई ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, तो वो फॉरेन कंट्री में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो वो क्या करेगी ब्रांच, एक समराइज रिटर्न एक फिक्स इंटरवल पे, है ना, क्वार्टरली इंटरवल पे क्या करेगी, इंडिया में भेजेगी रिटर्न को। मान लो किसी डायरेक्टर को ये लगा कि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को, फिर और ये भी बताएगा कि मुझे कितने दिन के अंदर वो चीज चाहिए, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टर को उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। जब डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा, रिटर्न में रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट के रिसीव होने के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को, डायरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी शोड फॉर बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ और नॉट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है शैल बी शोड फॉर बाय डायरेक्टर हिमसेल्फ और नॉट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी। डायरेक्टर खुद ही, अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को चाहिए तो सिर्फ डायरेक्टर खुद ही उस इंफॉर्मेशन को डिमांड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। उसका कोई एजेंट, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के पास ये राइट नहीं है कि वही वो डायरेक्टर के बिहाफ पे क्या कर सके, कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड करके यहाँ पर चल सके। फर्दर द इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट टू ओनली एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द पर्सन ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बस लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, किसी पर्सन को क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भाई हम ऑथराइज कर सकते हैं, ये हमारी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को क्या करेगा, चेक करेगा। वेयर इंस्पेक्शन इज मेड द ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन ऑल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन विच द कंपनी में रीजनेबली टू बी एक्सपेक्टेड टू गिव। और जब वो पर्सन क्या है, उस सब्सिडरी कंपनी में जाके इंस्पेक्शन कर रहा होगा, तो उस कंपनी के जो भी ऑफिसर हैं और जो भी एम्प्लॉय हैं वो उसको पूरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जो भी वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, कोई भी चीज वो मांगता है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा।
पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने दिन तक मेंटेन कर सकती है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, the books of accounts of every company relating to a period of not less than 8 financial year immediately preceding the financial year, or where the company had been in existence for a period less than the 8 year in respect of all the preceding year, together with the voucher relevant to the any entry in such books of accounts shall be kept in good order। मतलब कम से कम मिनिमम 8 preceding financial year, 8 फाइनेंशियल ईयर, 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स जो क्या है 8 सालों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 8 साल से कम टाइम हुआ है तो वो पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए, अगर वो 5 साल अगर उसे हुए हैं तो वो 5 साल के लिए मेंटेन करेगी, और उनसे रिलेटेड जो भी वाउचर्स हैं, जो भी इनवॉइस हैं, सारे के सारे उनको भी क्या किया जाएगा, अच्छे से गुड ऑर्डर में मेंटेन किया जाएगा। हाउएवर, where an investigation has been ordered in respect of company under chapter 14, central government may direct that the books of account may be kept for such longer period as it may deem fit। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशंस का ऑर्डर पास हो चुका है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोल दे, तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब पेनल्टी क्या होती है, अगर कंपनी सेक्शन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती तो क्या होती है। इफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर या फाइनेंस ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन 128, सेक्शन 128। अगर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, कोई भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो इस सेक्शन 28 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करता है, देन सच मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सच अदर पर्सन ऑफ द कंपनी शैल बी पुनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। अगर कोई भी ये पर्सन क्या करते हैं, सेक्शन 128 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते तो उस पर मिनिमम फाइन कितना लगेगा, मिनिमम फाइन लगेगा 50,000 रुपया, और मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ये बात होगी यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया है सेक्शन 128 जो बात करता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, कहाँ मेंटेन करने हैं। तो ये सारी बात होकर यहाँ पर चलती है। आगे हमारे पास आती है डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लोज 40, सेक्शन 2 क्लोज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। आप ये कह लो नोट्स टू अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी नोट। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, जो बता रखा है सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर। बट
बट अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की बात करता हूं, एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं 1% कंपनी की, मैं बात करूं 1% कंपनी की, स्मॉल कंपनी की, स्मॉल कंपनी या फिर डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन कंपनी को क्या है, जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बनाने की जरूरत नहीं होती, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती, इन कंपनियों को ये एग्जम्पशन दी गई है अंडर द कंपनीज एक्ट। आगे हमारा सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 129, सेक्शन 129, सेक्शन 129, सेक्शन 129 की बात करते हैं। सेक्शन 129 बात करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 ये कहना चाह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो क्या करेंगी, शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ अ कंपनी। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 129 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर। भाई ये कहना चाह रहा है जो भी आप बिजनेस कंपनी कर रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, आप एक्चुअल में वही बता के चलोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू बता के यहां पर चलोगे। कंप्लाइंग विद द एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी और कंपनी complying with the accounting standard notified under section 133 and shall be in the form or form has may be provided for different class of the company in schedule 3। भाई क्या है सेक्शन 129 कहता है कि जो कंपनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगी हैज पर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ये ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी, financial statement shall give true and fair view of the company, true and fair view of the state of affair of the company and shall be prepared in accordance with the accounting standards under section 133 and as per the form has may be provided in schedule 3, जो शेड्यूल 3 में दे रखा है इस फॉर्मेट में मेंटेन करके यहाँ पर चलो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं the item contained in the financial statement shall be in accordance with the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसने इशू किए हैं? द सेंटर गवर्नमेंट। द सेंटर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयरटू हैज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भाई ये कहना चाह रहा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको किसने रिकमेंड किया है? ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। और रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन
से ये इसका एग्जामिनेशन और इन रिकमेंडेशन को एग्जाम कौन करता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये मॉनिटर करती है, एनएफआरए क्या करती है? एनफोर्स एंड मॉनिटर करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन कंसल्टेशन विद द आईसीएआई। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी आइटम होंगी वो सारी किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन shall apply to insurance company, banking company, company engaged in the generation of supply of electricity या any other class of company for which a form of financial statement has been specified in or any act govern any such class of company। मतलब जो ये सेक्शन है, सेक्शन 129 है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? ये बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये उस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता जो गवर्न होती हैं अंडर दी स्पेशल एक्ट। जो स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न होती है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। इस सब सेक्शन में ये जो सब सेक्शन बात की है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? ये बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में गवर्न होती है ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of the company merely by reason of the fact that they do not disclose in the case of insurance company any matter which are not required to be disclosed by insurance, in the case of banking company which matter not required to be disclosed by banking regulation act। भाई जो ये कंपनी है, जो ये स्पेशल एक्ट में, ये सारी कंपनी जो है स्पेशल एक्ट में बनी है। मान लो इन स्पेशल एक्ट में कोई ऐसा मैटर इन्होंने बोला है कि आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, और अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन मैटर को डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो इसको क्या नहीं माना जाएगा? इसको क्या नहीं माना जाएगा? इसको ये नहीं माना जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज नहीं कर रही। उसको माना जाएगा कि भाई फिर भी ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या कर रही है? डिस्क्लोज कर रही है, क्योंकि स्पेशल एक्ट प्रिवेल करता है। स्पेशल एक्ट क्या करता है? प्रिवेल करता है। आगे बढ़ते हैं। एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर ऑल मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब कंपनी की जनरल मीटिंग होगी एजीएम में, जो ये एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है एजीएम में। वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी, जहां पर कंपनी की एक या एक से ज्यादा क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। इट शैल इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी की, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, उसकी दो कंपनी है बी लिमिटेड, सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। तो ये होल्डिंग कंपनी जो ए लिमिटेड है ये अपने अकाउंट तो प्रिपेयर करेगी, ये अपने अकाउंट्स तो प्रिपेयर करेगी स्टैंड अलोन, साथ में इकट्ठा कंसोलिडेटेड ए बी सी तीनों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। ये बात यहाँ पे क्या क्या पर चल रहा है भाई। वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इट शैल इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी and of all the subsidiary in the same manner in same form has that of its own। मतलब जिस तरह से स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में प्रोविजन लगते हैं ना, ऐसे ही आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे।
Company shall also attach along with the financial statement separate statement containing the salient feature of the financial statement of its subsidiary and subsidiaries. AOC 1 इसको कहते हैं AOC 1. AOC 1 के अंदर सब्सिडरी के साइलेंट फीचर भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपनी एक अलग से सेपरेट स्टेटमेंट भी देगी जिसको बोला जाएगा साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी. अकॉर्डिंग टू द रूल द स्टेटमेंट शैल कंटेन द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. और जो साइलेंट फीचर दिए जाते हैं ये फॉर्म AOC 1 में दिए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. The consolidation of financial statement of company shall be made in accordance with the accounting standard, subject however the requirement if under accounting standard consolidation is not required for the reason that the company has the immediate parent company outside India, then such company will also be required to prepare consolidated financial statement in the manner and form as specified under Schedule 3 of the Act. ये कहना चाह रहा है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जो कंसोलिडेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली. Subject however to the requirement that if under such accounting standard consolidation is not required for the reason that the company has its immediate parent outside India, then such company will also be required to prepare consolidated financial statement in the manner and format specified under Schedule 3. अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई किसी कंपनी को कंसोलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया में है. फिर भी उस कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बट वो किसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली. फिर आप शेड्यूल 3 फॉलो करोगे. अगर कंसोलिडेशन के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता रखा है तो फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बता रखा फिर आप शेड्यूल 3 फॉलो करोगे. द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन, अडॉप्शन, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The provision of the act are applicable to the, भाई आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, किस तरह से अडॉप्ट करोगे, किस तरह से ऑडिट करोगे, ये सारे का सारा बता रखा है ऑफ द होल्डिंग कंपनी. शैल मुटेंडिस अप्लाई टू कंसोलिडेशन. भाई जो भी प्रोविजंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के सारे सेम प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेंगे. आगे बढ़ते हैं. वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन. भाई अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रही और कंप्लाई ना करने की वजह से अगर कोई डेविएशन आ रहा है, डेविएशन मतलब कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो फिर आप रीजन भी बताओगे और उसका आपकी फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया है वो भी बता के यहाँ पर चलोगे. आगे बात करते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय द क्लास और क्लास ऑफ कंपनी बाय नोटिफिकेशन exempt any class or class of company for comply with the requirement of this section. भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो किसी भी कंपनी को, किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेक्शन 129 के प्रोविजन को एग्जम्प्ट कर सकती है. अगर ये एग्जम्पशन ग्रांट करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, समझ आ गई? तो वो क्या कर सकती है? या तो एग्जम्पशन अनकंडीशनली ग्रांट की जा सकती है
या एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ग्रांट की जा सकती है। और अगर आप ब्रीच करते हो सेक्शन 129 के अंदर, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129, तो उस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसके पास ड्यूटी थी सेक्शन 129 के प्रोविजन को फॉलो करने की, तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की सेम, और मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की, और या फिर दोनों भी लग सकती है। समझ आ गई? तो ये हमारा सेक्शन 129 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई किसी पॉइंट में डाउट है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। आप इसको पढ़ना अच्छे से। हमारा ये सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे शेड्यूल 3 के बारे में बात करेंगे, क्या होता है शेड्यूल 3, तो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।